नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। हरियाणा की खट्टर सरकार ने कैबिनेट की ताज़ा अहम बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। मानेसर को नगर निगम बनाने पर मोहर लगाई गई है, तो वहीं ग्रुप सी की भर्ती के लिए कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी गई है, जिसकी वैधता 3 साल तक रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट के अहम फैसलों में नई उद्योग और रोजगार नीति 2020 को मंजूरी दी गई है, जो 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए विभाग की गठित कमेटी को जिम्मा सौंपा गया है। इस फैसले के बाद 25% एसएमओ के पद भरे जा सकेंगे। बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, तो वहीं पंचायतों के लिए बिजली पर 2% पंचायत टैक्स लगाने पर हामी भरी गई है। इस फैसले के बाद पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जबकि कृषि उपभोक्ताओं और कृषि से जुड़े उद्योगों पर ये पंचायत टैक्स लागू नहीं होगा। इसके अलावा भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। आज 16 आने सच में जानेंगे इन सभी फैसलों को और भी करीब से और समझेंगे कि सरकार के इन फैसलों से हरियाणा में जनता को कितना लाभ होगा या किस तरह के सामाजिक बदलाव की संभावनाएं इन फैसलों के बाद पैदा होंगी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट हरीश वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आज। और शुरुआत मैं जानना चाहूँगी कि जो अहम फैसले खट्टर जी ने लिए कैबिनेट में, उनमें सबसे टॉप पे आप किसको पाते हैं, वो फैसला क्या है? नमस्कार। ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई हरियाणा की, उसमें लगभग 32 फैसले हैं सरकार ने लिए जी। और उन 32 जो निर्णय थे, उनमें से मुझे लगता है 5 या 6 निर्णय ऐसे हैं जिनका बहुत दूरगामी असर है और व्यापक असर है, वो होगा। और अब जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर हरियाणा क्षेत्र में किसानों का आंदोलन चल रहा है और हरियाणा सरकार काफ़ी दबाव में भी दिखाई पड़ती है जी। वो ऐसे में ये जो फैसले आए हैं, इन फैसलों का एक दूरगामी असर होगा और सरकार शायद उस दबाव से निकलने की भी कोशिश में दिखाई पड़ती है जो किसान आंदोलन की वजह से उसके ऊपर बना हुआ है। इसमें मुझे लगता है जो सबसे बड़ा जो फैसला है वो जो नई उद्योग और रोजगार नीति है जी। और ये फैसला एक इस तरह का फैसला है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और साथ में 5 लाख जो युवक हैं उनको रोजगार ये मिलने वाला है। अगर ये जैसा सरकार चाह रही है और जैसा सरकार ने बताया है ये वैसे ही हुआ, तो ये हरियाणा में एक बड़ा बदलाव ये फैसला है वो लेके आएगा। और इन फैसलों को मैं कुछ चीज़ों के साथ जोड़कर भी देखता हूँ जी। अभी 2 महीने पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने एक फैसला किया था कि हरियाणा में जो उद्योग हैं उसमें 75% जो रोजगार है वो हरियाणवी जो युवक युवतियां हैं उनको मिलेगा। अब अगर सरकार ये जिस तरह की जो नीति लेके आई है और ऐसा ही होता है कि 1 लाख करोड़ का निवेश हरियाणा में आता है और साथ में 5 लाख युवा हैं उनको रोजगार मिलता है, तो उस अगर 75% को आप जोड़ के देखें तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो युवा हैं उनको सरकार की इस नीति से रोजगार है वो प्राप्त होने वाला है। जो सीधा सीधा जो रोजगार है, जो नौकरी है, जो उसके अलावा है वो कहीं उसके साथ जो सहायक जो उद्योग स्थापित होंगे, कुछ और इकाइयाँ गाँव के अंदर भी उन उद्योगों से जुड़ी हुई लगेंगी, तो वो एक मल्टीप्लाई है उन चीज़ों को करेगा। तो इस तरह से जो जैसा मैंने बताया भी कुछ और चीज़ें भी इसके साथ है वो जुड़ती हैं। मैं इन्हें देखता हूँ वो जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो हरियाणा है जी, वो इस समय एक हरियाणा के विकास में ग्रोथ इंजन है उसकी तरह है, वो काम कर रहा है और उसमें भी खास तौर पर गुड़गांव। अब ये सरकार का ये जो फैसला है सरकार के और इसके साथ जैसे मानेसर है उसको नगर निगम है बना दिया गया जी। उधर दिल्ली से लेके पानीपत तक रैपिड ट्रेन है उसको लाने को मंजूरी है वो दे दी गई और बाद में उस ट्रेन को करनाल तक भी लाने की योजना के ऊपर है वो काम चल रहा है।
तो इस संदर्भ में अगर इस फैसले को देखा जाए तो हरियाणा में जो छोटे उद्योग हैं, जिनको MSME कहा जाता है, जो लघु है, मध्यम उद्योग है और जो अत्यंत छोटे हैं, तो वो क्योंकि कोरोना काल में केंद्र सरकार है, उसने इन उद्योगों के लिए लगभग 7 या 8 लाख करोड़ रुपया है वो जारी किया। और जो भारत का है आत्मनिर्भर भारत मिशन, उसका जो मोदी जी वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो हरियाणा सरकार ने उस संदर्भ में ये अपनी नीति है वो तैयार की है और इसके तहत है पूरे हरियाणा का जो एक औद्योगिक विकास है वो करने का सपना है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हरियाणा के पास गुड़गांव है, जिसको अब वो गुरुग्राम है, वो नाम सरकारी तौर पर कर दिया गया है। वो गुरुग्राम अपने आप में इंटरनेशनल एक इंडस्ट्रियल जो इंजन है वो बनकर उभरा है और उसमें सरकार का ये वाला जो फोकस है वो 1 लाख करोड़ का जो निवेश है वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा है वो दिल्ली के आसपास और उसमें भी ज़्यादा है वो गुड़गांव में आएगा। और उसी संदर्भ में जो सरकार का दूसरा फैसला है, मानेसर है उसको नगर निगम है उसका दर्जा दे दिया गया। हालांकि मानेसर की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो 3 लाख नहीं है, क्योंकि नगर निगम बनाने के लिए 3 लाख की आबादी है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन फिर 29 गाँव को तो जोड़ा, उसके लिए उन्होंने जो 29 गांव हैं वो साथ में जोड़ दिए हैं जी। तो अब ये जो मानेसर है ये गुड़गांव का एक्सटेंशन है, वो मान के चलें एक इंडस्ट्रियल हब है और उसके बाद फिर उससे आगे बावल भी है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है औद्योगिक हब के तौर पर विकसित हो, इसके लिए जो मानेसर है उसको नगर निगम का दर्जा है वो दिया गया। और मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि ये खट्टर सरकार है उसने दूसरा जो एक शहर है जिसको नगर निगम का दर्जा दिया और वो इससे पहले सोनीपत को दिया गया और दूसरा फिर मानेसर है, मतलब है ऐसे इसे मिलाकर 11 शहर ऐसे हैं जिनको नगर निगम का अब तक दर्जा है वो दिया जाता है। तो ये लग रहा है कि जो कैबिनेट के फैसले आए या इससे पहले जो दुष्यंत चौटाला उन्होंने कहा कि उनकी प्रयास की वजह से सरकार ने कहा कि 75% हरियाणवी युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये सारा प्रयास दिख रहा है कि युवाओं को खुश करने की कवायद में लगी हुई है, क्योंकि ये मान सकते हैं कि क्योंकि किसान आंदोलन में युवाओं की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश प्रदेश की सरकार का है। अब ये तो निश्चित तौर पर ये इसमें से इस फैसले में से देखा जा सकता है कि ये युवाओं को फोकस कर ये फैसला लिया गया है जी। और वैसे भी अगर आप देखें भी ये लगभग 1 साल पुरानी जो जेजेपी है जिसके दुष्यंत चौटाला जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी है मूलतः युवाओं की पार्टी है और युवा भी ग्रामीण युवा हैं और उनके सामने जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का है और दुष्यंत चौटाला रोजगार के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर है वो अपने 10 विधायक हैं वो जिता कर लाए हैं। तो निश्चित तौर पर ये दुष्यंत चौटाला जो उनका वोट बैंक है उसको एड्रेस है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे इससे पहले का जो 75% जो रिजर्वेशन का जो फैसला था या फिर ये वाला फैसला है। और एक और है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री और कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट है वो उसके दुष्यंत चौटाला मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ है। तो ये निश्चित तौर पर ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है और वो जो उनका एजेंडा है उस पर वो सरकार को भी लेकर चले हैं और बीजेपी को भी इससे कोई बहुत नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर उसमें प्रदेश में रोजगार आता है, प्रदेश के अंदर है उद्योग धंधे बढ़ते हैं, तो उसका जो क्रेडिट है जेजेपी के साथ बीजेपी को भी मिलने वाला है। जी बिल्कुल, क्रेडिट मिलेगा, दोनों ही दलों को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट शायद दुष्यंत चौटाला ले जाएं, क्योंकि उनका जो फोकस रहा है, उनके जो वादे हैं वो सीधा सीधा संपर्क उनके इलाके के जो युवा हैं ज़्यादातर उनसे रहा है। एक सवाल यहाँ पर ये कि कैबिनेट में ये फैसला लिया गया कि पंचायत टैक्स 2% ग्रामीण इलाकों में जो बिजली का बिल है उस पर लगाया जाएगा। इसका विरोध कर रही है जो विपक्षी दल है, कांग्रेस है। सुरजेवाला ने भी कहा कि ये कड़ी निंदा करने लायक ये फैसला है। वहीं पर जो अभय चौटाला है इनेलो के अध्यक्ष, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, तो इसे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन है उसका जो काम है वो एक काम ये मान लिया गया है कि
विरोध करना ही है। अभी विरोध, वो कह रहे हैं कि किसान पहले से ही कोरोना के संकट से जूझ रहा है, नौकरियां नहीं है, गांव में भी ज़्यादा बेरोजगारी पहले से ही है और किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऊपर से अब बिजली पर जो उसे 2% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तो ये एक बहुत ही नाजायज़ सी बात है जो प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ की है। इसमें जो मुझे जो लगता है, क्योंकि कल कैबिनेट ने फैसले लिए और कल ही ये इस तरह के बयान हैं वो विपक्ष की तरफ से, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं या अभय चौटाला हैं, उनकी तरफ से आगे भी कोरोना काल के अंदर है, वैसे ही किसान परेशान है और आम व्यक्ति परेशान है, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, और ऐसे में ये जो टैक्स है ये नाजायज़ है। पर मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि ये एक तो टैक्स है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसको देखिए भी 2% ये पंचायत टैक्स है, ये वैसा टैक्स नहीं है भी वो जो सरकार उसको ले जाके कहीं और गौशाला में खर्च कर देगी या कहीं और खर्च कर देगी। ये पंचायत टैक्स है। वो अल्टीमेटली जो भी पैसा इसमें से 100 या 125 करोड़ आएगा वो वापस पंचायत को ही वापस दे दिया जाएगा। मतलब नंबर एक तो ये है। दूसरा ये है, अगर वो जो बिल है, अगर 400 रुपये किसान का बिजली का बिल आता है तो उसमें से उसे 8 रुपये है ये पंचायत टैक्स है, वो देना होगा। और ये जो मैं समझता हूँ आज की जो स्थिति है उसमें ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है भी जिसके लिए कोई किसान है या आम व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। और उसमें भी ये है भी ये पैसा है गांव के विकास पर ही खर्च होगा। मतलब है पंचायतें हैं इस समय वो बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है उससे जूझ रही हैं। मतलब तो उनके उसमें खाते में कुछ ना कुछ पैसा आए, और वो मुझे लगता है भी कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है जिसको लेके किसान कोई बहुत ज़्यादा आंदोलित होंगे या कोई इससे बहुत ज़्यादा उन्हें ये पैसा है, ये टैक्स है, ये पिंच करेगा। जी, एक और अहम फैसला जो कि ग्रुप सी की भर्तियों के लिए कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी गई है, तो इस फैसले को आप किस तरह से आंकते हैं? नहीं, ये भी एक जो बड़ा जो फैसला है इस कैबिनेट का, वो ये भी है क्योंकि वो जो ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं हरियाणा में, वो मुझे लगता है भी काफ़ी बड़ी तादाद है। ग्रुप 4 और ग्रुप सी, ये तीनों ही, ये दोनों ही वर्ग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा तादाद में हैं। अब उसमें वो दिक्कत क्या आ रही थी भाई, आप एक बार भर्ती हो गए तो उसके बाद है आपको प्रमोशन है, वो 10 साल से लेके 20 साल तक का टेन्योर है जिसमें प्रमोशन है वो मिलेगा। और उस प्रमोशन में भी वो एक जो बड़ी दिक्कत थी कि जो हेडक्वार्टर के अंदर जो ग्रुप सी के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो जल्दी प्रमोट हो जाएंगे, और जो फील्ड के अंदर है वो काफ़ी बाद के अंदर प्रमोट होंगे। तो ये एक डिस्क्रिपेंसी है, जो भेदभाव है ये सरकार ने दूर किया है। और इसके साथ एक तो ये है इंटर जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र है, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में है जा सकेंगे, फील्ड से आप हेडक्वार्टर में और हेडक्वार्टर से फील्ड के अंदर है वो आ सकेंगे। और इसके साथ सरकार ने एक और जो चीज़ की है वो क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइट सरकार के फैसलों में नहीं हुई है, कि ग्रुप सी के लिए उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो भी लागू की है। अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है इससे पहले जो स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए सरकार ने लागू की, और उसकी वजह से सेक्रेटेरिएट के अंदर जो पूरा साल जो टीचर्स हैं वो अपने ट्रांसफ़र के लिए मंत्रियों के, बाबुओं के, आईएएस ऑफिसर से उनके चक्कर लगाते रहते थे, वो आने बंद हुए। एक पोर्टल के ऊपर आप रजिस्टर कराएं कि जी मैं इस जगह ट्रांसफ़र चाहता हूँ, और बाद में सरकार जब एक समय तय करेगी भाई उस समय डिसीजन लेंगे, तो उसमें जिन जिन को एकोमोडेट किया जा सकता था वो मतलब किया गया। उसकी वजह से करप्शन है वो भी कम हुआ, और साथ में जो ये चंडीगढ़ तक की भागदौड़ थी कर्मचारियों की वो रुकी। ऐसा ही इस जो ग्रुप सी के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए भी जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है वो आई है, उससे ये चीज़ें काफ़ी कम होंगी। एक फैसला ये है कि बिजली वितरण को लेकर 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। इसे ज़रा हमारे दर्शकों के लिए विस्तार से समझाइए। अब वो हरियाणा में 2 निगम हैं जिनके माध्यम से सरकार है बिजली का वितरण है वो करती है।
उत्तर बिजली निगम और दक्षिण बिजली निगम, तो वो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, उनके कामकाज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये 900 करोड़ रुपए की एक जो बैंक गारंटी है वो सरकार है वो देगी। तो उससे निश्चित तौर पर जो फाइनेंशियली इन जो निगम है इनको फ़ायदा पहुंचेगा, मतलब और इनकी स्थिति है वो मजबूत होगी। तो ये तमाम जो हम देखें कि जो कैबिनेट में फैसले किए गए हैं, ये क्या लंबे समय से इन सब चीज़ों की मांग थी, या फिर क्योंकि प्रदेश में हालत बहुत नाजुक है, सरकार पर लगातार ऐसा लग रहा है कि अनिश्चितता के बादल, एक प्रेशर दबाव बन रहा है, तो या ये वजह है इन सब फैसलों की आने की? देखिए, इसमें एक है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं। कुछ सरकारें हैं वो क्योंकि वोट के माध्यम से चुनकर आती हैं, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं उनको भी वो अपने वोट बैंक है उसके साथ जोड़कर है फिर लेती हैं हम लोग जी। ये क्योंकि इस समय सरकार है वो दबाव में है, तो इस समय कुछ लोक लुभावन जो फैसले हैं वो किए जा सकते हैं और उन्होंने किए भी। वरना एक स्थिति ऐसी है भी, आप इस समय एक तरफ तो ये दबाव चल रहा है और दूसरी तरफ है कोई लोग हैं उनके ऊपर कोई टैक्स थोप दें, बड़ा टैक्स थोप दें, या कोई ऐसा जो फैसला जो आम आदमी है जिससे वो नाराज़ हो और वो सड़कों पर उतर आए। तो सरकार ने इस कैबिनेट के अंदर इस तरह के कोई डिसीजन हैं उनसे परहेज किया है। और इन कुछ जो सरकार के ये जो बड़े फैसले हैं इनके अंदर एक तारतम्य भी वो दिखाई पड़ता है, और वो तारतम्य ये है कि वो जो हरियाणा है वो एक विकास के रास्ते पर चले, और वो विकास भी जहाँ जहाँ वो मजबूत हैं। जैसे मैंने पहले कहा भी, ये कुछ फैसले इनमें आपस में जुड़े हुए हैं। वो एक फैसला है कि जो उद्योग हैं, वो उद्योग क्योंकि दिल्ली के आसपास हैं तो वो उद्योग को बढ़ावा दें। फिर वह जो औद्योगिक बेल्ट है जो गुड़गांव की जो सबसे बड़ी है उसको मतलब है एक्सटेंड कर दिया जाए। वो दिल्ली से करनाल तक है, रैपिड ट्रेन है वो लेके आई जाए, अभी पानीपत तक है, बाद में उसको करनाल तक एक्सटेंड कर दे। ये सब एनसीआर का एरिया है जो हरियाणा को बहुत आगे ले जा सकता है, तो सरकार ने उसके ऊपर फोकस किया है। तो ये एनसीआर का ही इलाका है जो वहाँ पर दिल्ली के आसपास की जो सीमाएं हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के लोगों का भी समर्थन किसानों को मिल रहा है, जो किसान केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो उनके लिए उन पर खास फोकस किया गया है एक खास वजह से, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी पैदा हो चुकी है प्रदेश में। देखिए, वो अभी तुरंत तो इन फैसलों का कोई जो नाराज़गी है उसके ऊपर कोई असर है वो दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा नहीं है कि भी आज सरकार ने फैसले लिए और कल को वो जो एनसीआर के जो किसान हैं, एनसीआर के जो यूथ हैं, वो सरकार से बहुत, क्योंकि जो छोटे छोटे लघु और मध्यम उद्योग जो हैं उनको भी अगर देखा जाए तो एक फ़ायदा पहुंचेगा। अगर हम मानेसर की ही बात करें तो वहाँ छोटे छोटे उद्योगों को फ़ायदा पहुंचेगा, निश्चित तौर पर ये फ़ायदा पहुंचेगा। और लेकिन ये सरकार ने जो तय किया है भी 2025 तक इसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो दिखाई देगा, तो इसमें समय लगने वाला है। लेकिन एक साथ में ये भी है, अभी सरकार के पास है, समय भी है। किसान आंदोलन का तो कोई ना कोई हल है वो निकलेगा ही। कोई ऐसा तो नहीं है भी किसान आंदोलन है अगले 4 साल तक है वो जारी रहेगा। वो सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार है या कोई भी सरकार होगी, राज्य की सरकार भी होगी ऐसे आंदोलन में, तो वो इन मामलों को जल्दी निपटाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये जो कैबिनेट के फैसले हैं इनके दूरगामी और महत्वाकांक्षी जो परिणाम हैं वो आने वाले हैं। तो सरकार आप कहना चाह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म गेन में नहीं दिख रहे हैं ये? हाँ, निश्चित तौर पर। एक और है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में है, कोई भी फैसला लेती है तो एक जो सामने जो लक्ष्य होता है कि जब अगला चुनाव होगा तो उस समय इन फैसलों का जो इम्पैक्ट है वो कैसे दिखाई पड़ेगा जी। तो उस समय जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो अब उसका ये परिणाम है वो आया है। तो वो आम तौर पर ये इस दृष्टि के साथ है
ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। तो क्योंकि सरकार को ये पता है भी अभी हमारे पास समय है और तब तक माहौल है वो बदल भी सकता है जी। और तो ऐसे में ऐसे फैसले लिए जाए जब 2024 के अंदर है हरियाणा का चुनाव आए, तो उस समय ये फैसले आम व्यक्ति को किस तरह से दिखाई पड़े, सोच ये है। जी, तो कैबिनेट का जो तमाम जो फैसले लिए गए, यही लग रहा है कि वो ये पूरी कोशिश में है कि नौकरियों पर खासा ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो मंगाने की बात की जा रही है कि 1 लाख करोड़ का निवेश इससे वो पैदा कर पाएंगे, राज्य को दिला पाएंगे। तो ये यही बताता है कि उद्योग और युवाओं इन दोनों पर केंद्र के ये कैबिनेट के, हरियाणा कैबिनेट के ये फैसले रहे हैं। साथ ही साथ वशिष्ठ जी, मैं आपका ध्यान उस खबर पर भी ले जाना चाहूँगी, उसको भी टटोलने की कोशिश मैं करना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अंबाला में कुछ किसानों ने काले झंडे दिखाए और उन किसानों में से 13 किसानों के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे मामले दर्ज किए गए हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ये एक तरफ तो सरकार है वो लोक लुभावन जो डिसीजन है वो ले रही है, लेकिन उसके साथ ही कल सरकार ने मंत्रिमंडल में ये फैसले लिए और कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब अंबाला के अंदर है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हैं और वो चुनाव प्रचार के लिए वर्कर्स की एक मीटिंग से निकले और एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, तो किसानों ने उनका रास्ता है वो रोक लिया और रास्ता रोकने के बाद है वो जब पुलिस ने रास्ता डाइवर्ट करने की कोशिश की तो जो पायलट जो व्हीकल्स थे पुलिस के, उनके ऊपर किसानों ने डंडे वगैरह है वो बरसाए, जिससे गाड़ियाँ हैं वो डैमेज हुई। अब पॉलिटिकली तो ये चाहिए था कि थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाकर मुख्यमंत्री है उस मामले को रफा दफा कर देते, क्योंकि किसानों की नाराज़गी वैसे ही चल रही है। तो ऐसे में वो आप उनको थोड़ा सा अगर उनके खिलाफ है हत्या के प्रयास का मामला IPC 307 है वो दर्ज कर देंगे, दंगा है उसका मामला दर्ज कर देंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने का मामला दर्ज कर देंगे, तो उनका गुस्सा है वो भड़केगा ही। वो किसान तो पहले ही नाराज़ हैं। वो शंभू बॉर्डर के उनके ऊपर वाटर कैनन, लाठीचार्ज और कई तरह की जातियाँ की गई और साथ में आपने अपने ही प्रदेश के जो किसान हैं, 13 किसान हैं, उनके खिलाफ है वो केस है वो रजिस्टर करवा दिया और वो धाराएं भी वो लगाई हैं जो बहुत संगीन है। तो ये रवैया, यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर एक और उठ खड़ा हो रहा है कि पहले भी जब ऐसा हो रहा था कि शंभू बॉर्डर पे या फिर हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच करने का जो किसानों ने मार्च दिया हुआ था, उससे पहले भी एक रात पहले भी किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। 2-3 बजे रात के वक्त घरों पर दबिश देकर उनकी गिरफ्तारियां की गई और उस फैसले की काफ़ी आलोचना हुई। तो बीजेपी के जो CM है उन्होंने कहा कि मामले वापस लिए जाएंगे जो किसानों के खिलाफ दर्ज है, लेकिन अब जो ये ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ, तो ऐसा लग रहा है कि क्या वो जो पहले मामले वापस लेने की बात कही गई थी खुद मुख्यमंत्री की तरफ से, वो सिर्फ एक दिखावा था, एक दबाव में आकर दिया गया बयान था? अब मुझे इसमें लगता है एक राजनीतिक जो दृष्टि है, कोई भी सरकार है, जो पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने जो इस तरह के जब आंदोलन है या इस तरह की कभी घटनाएं हैं तो राजनीतिक दृष्टि है उसका परिचय है वो दिया। यहाँ मुझे उस तरह की कोई बात अभी फ़िलहाल वो नज़र नहीं आती है। मैं इसमें एक वो जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री रहे या बड़े राजनीतिक नेता थे, वो कहीं काफ़िले में गए हैं, किसी ने उनके चेहरे पे स्याही पोत दी है, किसी ने उनके कपड़ों के ऊपर स्याही फेंक दी, इस तरह की चीज़ें चली। वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके ऊपर स्याही फेंकने के अलावा उनके एक युवक ने पानीपत में उन्हें एक बार थप्पड़ भी मार दिया था। अब उसके 2 ही तरीके हैं भाई, या तो आप पुलिस से उसके खिलाफ है एक केस रजिस्टर करवा दें, या फिर आप एक पब्लिक पोस्चर के लिए ये शो करें कि देखो ऐसा है भाई, मैंने उसको माफ़ किया, उसने जो गलती की थी वो ऊपर वाला देखेगा, या मतलब है वो गुमराह हुआ था। क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रहार के तौर पर देखा जाता है, जबकि CM के जो गाड़ी है उस पर डंडे बरसाए गए, इसीलिए हत्या का प्रयास के मामले दर्ज किए गए। वो आप जब किसानों का आंदोलन चल रहा है और इतनी ज़बरदस्त नाराज़गी है, तो उस समय मुझे लगता है भाई वो चाहिए ये था
वे मुख्यमंत्री थोड़ा सा बड़ा जो दिल है वो दिखाते और वो कहते भी चलो वो कुछ लोग हैं उन्होंने भावावेश में आकर ये कर दिया और मैं उनको माफ़ करता हूँ, मतलब तो शायद इसका इम्पैक्ट है इस आंदोलन के ऊपर भी कुछ सरकार के लिए है वो अच्छा जाता। लेकिन इससे किसानों को जो भड़काकर वो आप कोई बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और एक बात तो निश्चित है, जब भी कभी सरकार में और किसानों के बीच में समझौता होगा तो उसमें एक क्लॉज है वो हमेशा रहता है। लंबे समय से जितने भी आंदोलन चले, किसानों के, कर्मचारियों के या किसी अन्य वर्ग के, कि जितने भी मामले दर्ज किए जाते हैं वो सारे मामले वापस होंगे। तो जब मामले वापस होने हैं तो आप थोड़ा सा इसमें राजनीतिक दृष्टि है वो ज़रूर दिखाएं। और ये एक और है, वो ऐसा है भी आपने मामले दर्ज कर लिए तो इससे ये मामला ख़त्म नहीं होगा, मतलब मामला बढ़ेगा। वहाँ फतेहाबाद के अंदर है वो किसान है, उन्होंने जो बीजेपी एमएलए दूराराम है वो उनके घर की तरफ मार्च किया। वहीं पर जो एसवाईएल को लेकर बीजेपी ने जो किसान आंदोलन के खिलाफ है वो एक अनशन है, वो उपवास है वो शुरू किया। तो वहाँ पर किसानों ने उपवास पर बैठे बीजेपी नेता है उनको उपवास से भगा दिया, धक्का मुक्की की और खुद वहाँ पर मंच। इसी तरह से यमुनानगर के अंदर है वो जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर हैं उनके निवास पर खड़े होकर किसानों ने माइक लगाकर और उनको घंटों है ललकारा। अब इस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं उनके खिलाफ है पूरे प्रदेश में एक एटमॉस्फेयर है वो बनता जा रहा है। तो ऐसे में चाहिए ये था भी आप थोड़ा सा इस मामले को शांत करने की कोशिश करें और पद की गरिमा का ध्यान रखें। और इस तरह के जो हार्श स्टेप हैं कि अब उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर है या दंगा है उसके मामले है वो दर्ज करवाएं, इनसे गुरेज करें। जी बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा है कि अंबाला नगर निगम के चुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जब उनको काले झंडे दिखाए गए तो क्या ये जो नाराज़गी है नगर निगम के चुनाव पर भी इसका असर बीजेपी को देखने को मिल सकता है? देखो मुझे लगता है भी ये असर है वो दिखाई पड़ेगा। जितना मैं इस आंदोलन को समझ पा रहा हूँ वो ये है कि हरियाणा में धीरे धीरे इस आंदोलन ने सहानुभूति है वो बटोरनी शुरू की है। और वो चाहे गांव का व्यक्ति है, कस्बे का व्यक्ति है, कस्बे हैं, और शहर है उसका व्यक्ति है, वो उन सब के मन में एक सहानुभूति आंदोलन के लिए दिखाई पड़ती है। और इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ भी मुझे दिखाई पड़ी है और वो ये है कि हमारे समाज में, चाहे वो हरियाणा का है, पंजाब का है या देश में कहीं भी है, कई तरह के जातिगत हैं, सामाजिक है, आर्थिक तौर पर है, भेदभाव हैं, मतलब ऊंच नीच है, कई तरह के हैं। लेकिन इस आंदोलन के बाद ये जो आपस में जो मतभेद थे, चाहे वो जातिगत थे, सामाजिक थे या आर्थिक थे, वो बहुत कम हुए हैं। और पूरा समाज जैसे किसानों के पक्ष में, वो चाहे बेशक वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे नहीं पहुँचा है, वो वहीं अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन एक सहानुभूति है वो दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में वो जो सहानुभूति है किसानों के लिए वो निश्चित तौर पर है इस नगर निगम के चुनाव में भी दिखाई पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया वशिष्ठ जी, हमसे ये तमाम जो जानकारी है विस्तार पूर्वक आपने हमें और हमारे दर्शकों को समझाया कि जो कैबिनेट के फैसले आए उनका दूरगामी क्या परिणाम सामने आएगा, या फिर जो युवाओं के लिए जो यहाँ पर निवेश की जो बात कही गई है, नौकरी की जो बात कही है, उद्योग के निवेश की जो बात कही गई है, उसका दूरगामी परिणाम हरियाणा के किन हिस्सों को खास तौर पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ किसानों का जो गुस्सा है और उस गुस्से का जो विस्तार है वो कहाँ तक हरियाणा में पहुँच चुका है, इससे भी हमने समझने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। 16 आने सच में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।